नेक्स्ट हम कल इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट इवेपोरेशन की मेजरमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली हम जो मेथड यूज करते हैं इवेपोरेशन मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन के लिए, दैट इज बेसिकली मेजरमेंट using pans, measurement using pans, राइट। तो इसमें होता क्या बेसिकली मेजरमेंट यूजिंग पैन्स में, ठीक है। हम क्या करते हैं, पैन मतलब जैसे एक कोई बर्तन टाइप होता है ना, आपका सिलेंड्रिकल वेसल है बेसिकली, इसको हम क्या करते हैं, उसमें पानी रख के हम क्या कर देते हैं, आपका बाहर रख देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से कितनी इवेपोरेशन हो रही है, उस पैन में से कितनी इवेपोरेशन हो रही है मल्टीप्लाइड बाय हर एक पैन का अपना एक इवेपोरेशन आपका कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जिसे हम पैन कोफिशिएंट बोलते हैं, पैन कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अगर किसी भी वाटर बॉडी से, जैसे हम लेक की बात करें, अगर आपको किसी भी लेक से इवेपोरेशन निकालनी है, तो बेसिकली लेक इवेपोरेशन इज इक्वल टू पैन कोफिशिएंट इनटू उस पैन में से कितनी इवेपोरेशन हुई है, इज इक्वल टू पैन इवेपोरेशन, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली पैन में से इवेपोरेशन नोट करनी है, और उस पैन, जो भी पैन यूज कर रहे हैं उसका पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपकी वाटर बॉडी है उससे क्या मिल जाएगी, आपको इवेपोरेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। हम जनरली लेक्स की बात करते हैं, इसलिए हम लेक इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पैन है, दैट इज बेसिकली क्लास ए पैन, ठीक है। क्लास ए इवेपोरेशन पैन, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो, यूएस वेदर ब्यूरो, इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो, ठीक है। और इसका साइज क्या है, इट्स diameter is equal to 1210 mm, 1210 mm, and its depth is equal to 255 mm, ठीक है। बस यही स्पेसिफिकेशंस आपने याद रखनी है। हर एक जो इवेपोरेशन पैन है, साइज क्या है उसका, कौन से किस चीज का बना है, और उसका पैन कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो its depth is 255 mm and it is usually made up of MONAL, monal metal, which is basically monal metal, which is basically an alloy of nickel and copper, which is basically an alloy of nickel and copper, ठीक है। या तो वो मोनल मेटल से बना होता है, या फिर it is made up of or unpainted GI sheet, unpainted GI sheet, ठीक है। It is either made up of monal metal or it is made up of unpainted GI sheet, या फिर GI sheet का बना होता है, ठीक है। और इसका पैन कोफिशिएंट फॉर क्लास ए पैन, इसका जो पैन कोएफिशिएंट है, दैट इज 0.70, ठीक है। ये आ गया आपका क्लास ए इवेपोरेशन पैन। सेकंड आ गया आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन, ठीक है।
ISI evaporation pan. ठीक है, नेक्स्ट इज ISI evaporation pan डेवलप्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बेसिकली डेवलप वगैरह कुछ नहीं किया इन्होंने बेसिकली क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास ए पैन, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास ए पैन। ठीक है, और मॉडिफिकेशन भी क्या की, बेसिकली साइज चेंज कर दिया, डायामीटर कर दिया 1220 mm और डेप्थ कर दी इसकी 255 mm। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, क्लास ए में एक 1210 mm डाया था और 255 mm क्या थी, डेप्थ थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, डाया कर दिया 1220 और डेप्थ एज इट इज सेम रख के 55 mm। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने क्या किया, डिस्टरबेंस को कम करने के लिए जो इसका टॉप होता है, बेसिकली यूजुअली बाकियों में क्या, जैसे हमारा क्लास है टॉप से ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसके टॉप कवर्ड बाय ठीक है, जाली होती है ना, जैसे जाली से टॉप को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है ना, इट्स टॉप इज कवर्ड बाय हेक्सागोनल वायर नेटिंग। ठीक है ना, बेसिकली क्या किया ना, टॉप को कवर कर दिया जाली से। देखो उससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन तो हो रही है, लेकिन डिस्टर्बेंसेस क्या, लेट सपोज यार आपने पानी भरा, बाहर आके कोई बर्ड आ गया, चिड़िया विड़िया आई, वो पानी पी के चली गई उसमें से। ठीक है ना, आप सोचते रहे इवेपोरेशन हो गई, ठीक है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए क्या किया उन्होंने, टॉप को क्या कवर कर दिया, किससे कवर कर दिया, हेक्सागोनल वायर नेटिंग से। और इट इज मेड ऑफ this evaporation pan is ISI is made of 0.9 mm 0.9 mm thick copper sheet। ठीक है, 0.9 mm थिक कॉपर शीट। ठीक है, क्लियर है चीज। अब एक चीज बताओ, इन दोनों में से इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगी, क्लास ए में कि ISI इवेपोरेशन पैन में? ISI में। इवेपोरेशन ज्यादा किस में होगी, ISI में ISI सर। में ज्यादा होगी। क्यों होगी, एरिया ज्यादा है ज्यादा सर। क्यों होगी? डाया ज्यादा सर, एरिया डाया ज्यादा एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा ज्यादा है, डाया ज्यादा, एक्सपोज एरिया, लेकिन उसको हमने नेटिंग से कवर भी तो किया है, एरिया कम नहीं हो जाएगा, आपने उसको जाली से कवर कर दिया, आपने उसको जाली से कवर नहीं किया, फिर सर कम होगा। आपने अगर कम ही होगा बेसिकली। अगर तो ओपन होता ना टॉप से, जैसे आपका क्लास ए है, फिर इसमें ऑब्वियसली बात है ज्यादा होना थी। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके टॉप को हमने क्या कर दिया, हेक्सागोनल वायर नेटिंग से कवर कर दिया, जिसके कारण इसमें जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम ISI evaporation pan is 14% less than class A evaporation pan।
क्लास ए इवेपोरेशन पैन, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन फ्रॉम दिस इज 14% लेस, ठीक है, 14% कम होती है। बेसिकली कम क्यों है? क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, कवर कर दिया है बाय हेक्सागोनल वायर नेटिंग से, ठीक है, क्लियर ये चीज। और इसका जो पैन कोएफिशिएंट है, इसका जो पैन कोएफिशिएंट है, that is basically 0.80. पैन कोएफिशिएंट is 0.80, ठीक है। पिछले केस में क्या था, पैन कोएफिशिएंट was 0.70, और इस केस में जो पैन कोएफिशिएंट है that is basically 0.80, ठीक है। ये आगे दो आपके टाइप इवेपोरेशन पैन। थर्ड इज सर आपने क्या लिखा है? कोलोराडो संकन इवेपोरेशन ऑफ ISI इवेपोरेशन पैन, PAN पैन, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट इज कोलोराडो संकन पैन, कोलोराडो संकन पैन, ठीक है, कोलोराडो संकन पैन, ठीक है। अब बेसिकली कोलोराडो संकन पैन है क्या? बेसिकली अब एक्चुअल फील्ड कंडीशन, एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स कंडीशन मेंटेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इस कोलोराडो संकन पैन में क्या किया जाता है, बेसिकली लेट्स सपोज जैसे डिप्रेशन स्टोरेज होती है ना, वो कंडीशन बनाने के लिए हम पैन को क्या करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है। ये आ गया ग्राउंड लेवल, ये आ गया ग्राउंड लेवल, ठीक है, और ये आ गया आपका वाटर लेवल, वाटर लेवल भी इसके, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 920 millimeter square, and its total depth is 460 mm, its total depth is 460 mm, ठीक है ना। तो बेसिकली करते क्या, बेसिकली इसमें करते क्या, एक्चुअल टू क्रिएट actual radiations and thermodynamics, बेसिकली होता क्या, आप जब हम बेसिकली करके रहे, हमने इवेपोरेशन मेजर करनी है, ठीक है ना। हम अगर किसी कंटेनर में, किसी मेटल के कंटेनर में रखें, तो जब बेसिकली हीट पड़ रही है तो मेटल भी हीट हो रहा है, अब एक्चुअल ग्राउंड के हीट होने में और मेटल के हीट होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल रेडिएशंस, एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स कंडीशन क्रिएट करने के लिए कि आपका ग्राउंड कितना हीट हो रहा है, उससे आपका जो पैन हीट हो रहा है, अब उस चीज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जमीन में खड्डा खोद के इस पैन को हम उसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये हम संक करते क्यों हैं, टू क्रिएट एक्चुअल रेडिएशंस एंड thermodynamic conditions of the ground, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। इसका जो पैन कोएफिशिएंट है, इसका जो पैन कोएफिशिएंट है, that is 0.78, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट टाइप है आपकी, जो कि जनरली यूज नहीं की जाती है, ठीक है, which is basically very accurate but its installation cost is very high, ठीक है ना। तो वो आता है आपका, that is US
लॉजिकल यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। यार ये कौन बात कर रहा है? प्लीज अपना माइक बंद करके करो बात, ठीक है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन, ठीक है। अब इसमें करते क्या? यार ये कौन है? ये शुभ भाई कौन है? शुभ वर्मा। यार जिसका भी है यार प्लीज ये माइक ऑफ कर दो, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। चला गया या कहीं से? चलो ठीक है। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन में करते हैं क्या बेसिकली? अब इस पैन को एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर में फ्लोट करवाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल बेसिकली अब अगर आप इवेपोरेशन आप मेजर कर रहे हो किसी वाटर बॉडी से या लेक से किसी से, अब उसका वाटर एक्चुअली में स्टैटिक होता नहीं है, वो क्या करता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ वेव्स वो मूव करता रहता है। तो एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन, एक्चुअल फ्लोटिंग कंडीशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पैन को हम क्या कहते हैं वाटर बॉडी में फ्लोट करवा देते हैं। इस पैन को हम वाटर बॉडी में फ्लोट करवा देते हैं और फिर उसके बाद उसकी क्या करते हैं इवेपोरेशन मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो टू क्रिएट actual field conditions, this pan is floated, is made to float in the water body। जिस भी वाटर बॉडी की आपने इवेपोरेशन निकालनी है उस वाटर बॉडी में करते हैं इसको हम फ्लोट करवा देते हैं, बट इट इज नॉट जनरली यूज, ये इसकी यूज बहुत कम है, ठीक है। यूज्ड वेरी लेस बिकॉज ऑफ हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बड़ी हाई होती है, इसलिए इसको जनरली हम यूज करते नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो पैन कोफिशिएंट है, दैट इज बेसिकली 0.80, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने जो जी पॉइंट्स लिखाया मैंने, उनकी कंडीशंस, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो सब याद रखनी है, और पैन कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर एक इवेपोरेशन पैन का आपको पैन कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपने अगर लेक इवेपोरेशन निकालनी है, कोई भी वाटर बॉडी की इवेपोरेशन निकालनी है, तो लेक इवेपोरेशन इज इक्वल टू पैन कोफिशिएंट सीपी से डिनोट करते हैं, पैन कोफिशिएंट इनटू पैन इवेपोरेशन। उस पैन में से कितनी इवेपोरेशन हुई है मल्टीप्लाइड बाय सीपी, दैट इज योर पैन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, किसी भी वाटर बॉडी की अपनी इवेपोरेशन, ठीक है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेथड इज योर एम्पिरिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज एम्पिरिकल मेथड। सर आपने ये मोस्ट जनरल मेथड कौन सा बताया इसमें सारों में? देखो ISI है तो हम जनरली वही यूज करेंगे, ठीक है ना। ISI इवेपोरेशन पैन इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एम्पिरिकल मेथड। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल मेथड, राइट। तो एम्पिरिकल मेथड आ गया आपका, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल मेथड। अब एम्पिरिकल मेथड कौन से होते हैं? जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, जिनकी कोई आपकी विच आर नॉट डायमेंशनली होमोजेनियस, जिनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, बट विद द टाइम एक्सपेरिमेंट करके जो फॉर्मूले आपके डेवलप हुए थे उन्हें हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले या एम्पिरिकल मेथड।
So this method is based on Dalton's law. It's based on Dalton's law and equation so developed. ये law use करके जो equation develop होती है, equation so developed is known as Mayer's equation. MEYER, Mayer's equation. Mayer's equation. और जो ये Mayer's equation है क्या? ये है basically evaporation is equal to Km into EW minus EA into 1 plus V9 upon 16. ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ यूज करके जो इक्वेशन डेवलप हुई है उसे हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है? EW is equal to Km EW minus EA into 1 plus V9 by 16। ठीक है, तो अब एक एक करके इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने EW की, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, EW ये है क्या? बेसिकली इवेपोरेशन निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपका इवेपोरेशन ही होगा। ठीक है, तो EW इज बेसिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन इन मिलीमीटर पर डे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन मिलीमीटर पर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका EW। ठीक है, EW इज नथिंग बट, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम उसमें देख रहे थे आपका रेन जो आप इवेपोरेशन जब हम कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EW माइनस EA। EW क्या आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो EW इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ जो भी लिक्विड आपका, वाटर की बात करें या फिर जिस भी लिक्विड की आप इवेपोरेशन की बात करें, यूजुअली वाटर की होता है तो वाटर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, लेकिन मेजर किस में करना है? इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर करना है इन mm ऑफ मर्क्यूरी, वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जिन्होंने FM पढ़ा उनको पता होगा। ठीक है, इन mm ऑफ मर्क्यूरी। EA आ गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, वेपर प्रेशर of atmospheric air, ये भी किस में? इन mm of mercury, in mm of mercury, right? हेलो, किसी को नहीं आ रही आवाज? सर आवाज आ रही है सर, आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। किसी को प्रॉब्लम है कुछ? ठीक है, अपना नेटवर्क देखो जरा, थोड़ा शायद इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज V9 इज ठीक है, मंथली मीन विंड वेलोसिटी, इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब ये V9 लिखा है तो 9 का V होगी बेसिकली वेलोसिटी। अब 9 का कुछ मीनिंग होगा? 9 इज बेसिकली 9 मीटर की हाइट पे। ठीक है ना, मंथली मीन विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर एट एन एलिवेशन ऑफ 9 meters, at an elevation of 9 meters from ground level, at an elevation of ground level से 9 मीटर्स की हाइट पे क्या वेलोसिटी है। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा ये Km। ठीक है, Km इज नथिंग बट एक कोफिशिएंट है, इट इज नथिंग बट बेसिक अ कोफिशिएंट which depends upon depth of water body, which depends upon depth of
ऑफ वाटर बॉडी, जिसकी आप इवेपोरेशन निकाल रहे हो, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। तो बेसिकली km इज इक्वल टू 0.36, km is equal to 0.36 for deep water body, and km is equal to 0.50 for shallow water body, for shallow water body, ठीक है। km is equal to 0.50 for shallow water body, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये आ गया आपका इवेपोरेशन निकालने का तरीका by using empirical formula, and empirical method is based on Dalton's law, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो ये आ गया एम्पिरिकल मेथड, किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ। और इक्वेशन क्या है आपकी? इक्वेशन को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। डाल्टन्स लॉ पता है सबको? व्हाट इज डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ पता है? डाल्टन्स लॉ, इसके बारे में पढ़ना बेसिकली, डाल्टन्स लॉ होता है क्या, ठीक है, इसमें पढ़ना बेसिकली। ये गैसेस के, ये डाल्टन्स लॉ बेसिकली डील्स विद पार्शियल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर होता है। हाँ एग्जैक्टली, जब हम दो अलग अलग गैसेस को, जो गैसेस मिक्स नहीं होती, उनको अगर हम किसी कंटेनर में क्लोज्ड कंटेनर में डालें, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज बेसिकली सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ यही कहता है आपका कि अगर हम कोई जो गैसेस जो आपस में मिक्स नहीं होती, उनको अगर हम किसी कंटेनर में क्लोज करें, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ इस, ठीक है ना, तो इसी के ऊपर आपका एम्पिरिकल मेथड बेस्ड है, ठीक है। और इक्वेशन का नाम है मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स का नाम है। जनरली न्यूमेरिकल तो नहीं आता, पर ये पूछ लेते हैं, डाल्टन्स लॉ के बारे में पूछ लेते हैं, एम्पिरिकल मेथड किस पे बेस्ड है, या ये मेयर्स इक्वेशन के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज होती है एम्पिरिकल मेथड में आपकी इवेपोरेशन निकालने के लिए। तो इसी टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो ये इवेपोरेशन है डब्ल्यूएमओ ने कुछ रिकमेंडेशन की है, रिकमेंडेशंस ऑफ, जैसे हमारे रेन गेज स्टेशन थे ना, कि रेन गेज मेजर करने के लिए हमारी रेन गेज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जैसे डब्ल्यूएमओ ने, आईएमडी ने कुछ स्पेसिफिकेशन दी थी कि प्लेन एरियाज हैं तो इतने किलोमीटर स्क्वायर में एक आपका रेन गेज स्टेशन होना चाहिए, वैसे ही आपके इवेपोरेशन स्टेशन भी, जिन्हें हम बोलते हैं इवेपोरीमीटर स्टेशन, ठीक है ना। तो recommendations of WMO for evaporimeter stations, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया फॉर एरिड जोन, जो आपके डेजर्ट वाले एरिया, एरिड जोन, इसमें क्या आ गया? एरिड जोन में वन स्टेशन फॉर एवरी 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड आ गया फॉर ह्यूमिड टेम्परेट जोन, फॉर ह्यूमिड टेम्परेट
for humid temperate regions, one station for every 50,000 kilometer square. Third, for cold regions, ये आ गया आपका, ये आ गया one station for every 1 lakh किलोमीटर स्क्वायर, 100,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके रिकमेंडेशंस किसके, WMO के, फॉर इवेपोरीमीटर स्टेशंस। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, ये आ गई इवेपोरेशन। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला लॉस है दैट इज ट्रांसपिरेशन, दैट इज बेसिकली। सर नीचे करना थोड़ा। एक मिनट अभी कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन तो बता सकता है? पढ़ा भी है हमने, इरिगेशन में पढ़ा है ट्रांसपिरेशन आपका। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लीव्स से जैसे पानी निकल जाता है प्लांट्स के। एग्जैक्टली जो प्लांट्स बेसिकली वाटर ट्रांसपायर करते हैं ना, प्लांट्स आपके अपनी बॉडी के थ्रू, आपके लीव्स के थ्रू जो वाटर जो आपका एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट इज बेसिकली योर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज द process by which water leaves the body of plants, body of plants and goes into the atmosphere, ठीक है, वापस एटमॉस्फेयर में जो पानी थ्रू प्लांट्स के जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको मेजर किससे करते हैं? कोई बता सकता है? फाइटोमीटर। Measured by phytometer. It is measured by an instrument called phytometer. ठीक है, फाइटोमीटर। ठीक है, अब बेसिकली दिक्कत क्या होती है? देखो, इवेपोरेशन क्या है? ये भी आपका क्या है? वाटर का एटमॉस्फेयर में जाना। और ट्रांसपिरेशन क्या है? ये भी वाटर का एटमॉस्फेयर में जाना, बट ये जाता है कहाँ से? प्लांट बॉडी से। और इवेपोरेशन क्या होता है? वो थ्रू आउट आपका जहां पे वाटर अवेलेबल है वहां पे आपकी इवेपोरेशन होती रहती है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, कि कितना पार्ट वाटर जो आपका थ्रू ट्रांसपिरेशन वापस जा रहा है और कितना आपका थ्रू इवेपोरेशन वापस जा रहा है। तो बेसिकली इन दोनों को अलग अलग मेजर करना, या इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को हम इकट्ठा मेजर करते हैं, इन दोनों को हम इकट्ठा मेजर करते हैं, एंड वी यूज अ सिंगल टर्म that is evapotranspiration. ठीक है ना, बेसिकली क्यों यूज करते हैं इवेपोरेशन? बिकॉज it is difficult to differentiate between transpiration and
इवेपोरेशन। क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इनको कलेक्टिवली यूज करते हैं। एक टर्म इवेपोट्रांसपिरेशन हम कलेक्टिवली मेजर करते हैं, हम इसको कलेक्टिवली मेजर करते हैं और इसे हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब एक चीज बताओ, प्लांट्स, हाँ बेसिकली अब एक चीज बताओ, प्लांट्स ट्रांसपायर करते कब है? जो बता सकते हैं मेरे को कब वो ट्रांसपिरेशन करते हैं? गर्मियों में सर, समर नहीं टाइम। यार, गर्मी में नहीं करते हैं वो, कभी भी करते हैं सर। पूरा साल करते रहते हैं। सर डे टाइम, डे टाइम नाइट में जब सनलाइट हाँ बेसिकली जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उसी टाइम वो क्या करते हैं, आपकी ट्रांसपिरेशन भी तभी होती है। और फोटोसिंथेसिस होती है ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, तो इसका मतलब जो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, बेसिकली जो आपके ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इट इज कन्फाइंड ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ठीक है ना, जो आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इट इज कन्फाइंड ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स ओनली। और जो इवेपोरेशन है ये आपका 24 आवर चलता रहता है। इवेपोरेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट डे एंड नाइट। बस ये होता है कि दिन में इसका थोड़ा रेट ज्यादा होता है और रात में इसका रेट क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका जो ट्रांसपिरेशन है, transpiration it occurs during daytime only and second जो evaporation है, evaporation throughout day and night, बस फर्क क्या है, डे में क्या होता है, इसका हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन, और नाइट में लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है। और एक और चीज एक नोट में लिखवाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज जैसे हमने पढ़ा आपका आइसो हाइट्स, इक्वल रेनफॉल वाले पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करे, दैट इज योर आइसो हाइट्स। वैसे ही इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन वाले, इक्वल आपका जो पॉइंट्स, जो इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन वाले पॉइंट्स को, इक्वल जहां से आपकी ट्रांसपिरेशन इक्वल है, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं आइसोप्लेथ्स, PLETHS, आइसोप्लेथ्स। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग the points having equal depths of evapotranspiration. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्लेथ्स, ठीक है, क्लियर चीज। एक और आपकी लाइन ऐड होगी, आइसोप्लेथ्स, आइसोहाइट्स, आइसोगोनिक। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, दिस इज योर लाइंस हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर है चीज सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर फ्लड मेजरमेंट। सर ये शुभ वर्मा है, इसको बोलना सर ये कैमरा बंद करे अपना, यहाँ पे स्क्रीन दिख नहीं रहा। 10 मिनट हो गए सर। शुभ यार अपना कैमरा ऑफ कर लो यार, कैमरा जिसका भी है यार, कैमरा ऑन की क्या जरूरत है यार, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। 10 मिनट हो गए उसको ऐसे करते हुए।
कैमरा ऑफ कर लो अपना यार, ये मुझे लग रहा है कैमरा ऑन करके चला गया हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग में सर दिखता ही नहीं है ऊपर, अगर बाई चांस देखना हो तो छुप जाता है पीछे। ठीक है, हो गया ऑफ। बस अब हो गया। ठीक है, चलो next topic is your flood measurement. Next topic is your flood measurement. ठीक है, तो what is flood? Flood है क्या? फ्लड किसको बोलते हैं फ्लड? जब आपकी रिवर की किसी भी वाटर बॉडी की, हाँ, उसका डिस्चार्ज, उसकी जो स्टेज है, उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर जाए और वाटर आपका एडजॉइनिंग सराउंडिंग एरियाज में एंटर कर जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? फ्लड। ठीक है ना? What is flood? Flood is nothing but it is increase in the height of a river or water so that water enters into adjoining areas. ठीक है, so that is flood. ठीक है, but it is nothing but high stage in the rivers, in which water overflows and enters the surrounding areas. ठीक है, और ऐसा होगा क्यों? इसकी स्टेज क्यों इंक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज क्यों करेगी वाटर की? एक्सेस रेनफॉल के कारण। हाँ, मतलब बढ़ेगा क्या? डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। जी सर। राइट, बढ़ेगा क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा because of increase in discharge, जिसे हम बोलते हैं पीक डिस्चार्ज। बस यही कैलकुलेट करना है हमने, पीक डिस्चार्ज। ठीक है, यही कैलकुलेट करना है हमने, पीक डिस्चार्ज या पीक फ्लड डिस्चार्ज। ठीक है ना? तो नेक्स्ट इज methods to calculate peak flood discharge या peak discharge या peak flood discharge। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड फर्स्ट इज योर रैशनल मेथड। रैशनल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, रैशनल मेथड हम कहाँ यूज करेंगे? इट इज suitable for small sized catchments of area less than 50 kilometer square। ठीक है, it is suitable for small size catchment of area less than 50 kilometer square। right, तो ये फॉर्मूला कहता है क्या? बेसिकली QP, peak discharge is equal to 1/36 K into PC into area। ठीक है, K 1/36 K into PC into A, where K is the इसमें कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना और यूनिट्स का ध्यान रखना। यूनिट्स में लिखाता हूँ यहाँ पे, where K is the, ये हमने पहले भी पढ़ा कल, रन ऑफ कोएफिशिएंट। K is the रन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, PC is the
is the critical rainfall. This is the critical rainfall intensity. Critical rainfall इंटेंसिटी, जिसके यूनिट्स होंगे सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले में अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो रेनफॉल इंटेंसिटी हमने सेंटीमीटर पर आवर ही यूज करने हैं। एंड ए इज द एरिया ऑफ कैचमेंट, जिसके यूनिट्स होंगे आपके हेक्टर्स, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे अगर, तब जाके आपको जो पीक डिस्चार्ज है वो आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स आपको यही पुट करने हैं। रेनफॉल जो होगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर पर आवर, एरिया ऑफ कैचमेंट विल बी इन हेक्टर्स, तब जाके आपको जो पीक डिस्चार्ज है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा, तब जाके आपको डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका if critical rainfall is in millimeter per hour and area is in kilometer square, then your peak discharge will be equal to 1 by सेम फॉर्मूला होगा, बस 3.6 हो जाएगा, 3.6 K into PC into A, राइट। तो अगर आपका रेनफॉल मिलीमीटर पर आवर में है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है, तब आपको पीक डिस्चार्ज निकालने के जो फॉर्मूला यूज होगा, या तो इनको कन्वर्ट कर लो पहले सेंटीमीटर पर आवर में और हेक्टर्स में, या तो आप 1 by 3.6 कर लो। ठीक है, यहाँ फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, कन्वर्जन करनी है कन्वर्जन करो, ये फॉर्मूला यूज करना है ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पीक डिस्चार्ज। और नेक्स्ट इज इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक तो हमने पहली कंडीशन क्या देखी, आपका साइज ऑफ कैचमेंट स्मॉल होना चाहिए, साइज ऑफ कैचमेंट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला is only used if the duration of rainfall, if the duration of rainfall is greater than or equal to greater than or equal to time of concentration, ठीक है, क्या कह रहा है, दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड इफ द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एक मिनट होल्ड करना है।
ठीक है, तो क्या बोलता है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड इफ द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है चीज। अब ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या चीज है, अब ये चीज देखते हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? ठीक है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली क्या, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या बेसिकली, let's suppose this is our catchment, ये एक हमारे कैचमेंट है, लेट्स सपोज दिस इज आवर कैचमेंट, और यहाँ पे हमारी इधर हमारी क्या है, लेट्स सपोज कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही है, यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या हुआ, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या हुआ बेसिकली, जो इस कैचमेंट को, जो इस रिवर को या स्ट्रीम को कैचमेंट का जो फारदेस्ट पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो रही है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर रिज लाइन, दिस इज योर रिज लाइन, मतलब जो इस कैचमेंट को दूसरी कैचमेंट से क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर रिज लाइन। तो जो फारदेस्ट पॉइंट है, जो इस रिवर से जो फारदेस्ट पॉइंट है कैचमेंट का, वहां से वाटर को इस कैचमेंट तक पहुंचते कितना टाइम लगता है, फारदेस्ट पॉइंट से जो आपका वाटर है उसको रिवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, दैट इज बेसिकली योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली हुआ क्या, इट इज टाइम टेकन बाय वाटर to reach the river from the farthest point of catchment, from the farthest point of catchment, that is the time of concentration। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज मोर देन दिस पॉइंट, दिस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। राइट, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर ये हो गया रैशनल मेथड। सेकंड आ गया आपका एम्पिरिकल मेथड। सर ऊपर करना 2 मिनट। एक मिनट अभी कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज योर empirical methods। next is your empirical methods। ठीक है, देख लिए, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज योर एम्पिरिकल मेथड्स। तो एम्पिरिकल मेथड आपके 2-3 टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज योर डिकेंस फार्मूला। अब बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह आए, इन्होंने अलग अलग एरियाज में एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके हिसाब से इन्होंने क्या दिया, अपना पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे दिया। जैसे डिकेंस का फॉर्मूला है QP is equal to CD into A raised to power 3/4। ठीक है, QP is equal to CD into A raised to power 3/4, where QP is peak discharge, यूनिट्स आ गए इसके मीटर क्यूब पर सेकेंड, A आ गया आपका एरिया जिसके यूनिट्स हैं किलोमीटर स्क्वायर, एंड CD is your Dickens constant, जिसकी वैल्यू जनरली लाई करती है 6 और 30 के बीच में। ठीक है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 6 and 30। अब ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज सूटेबल इन, ठीक है, ये जो ये डिकेंस फॉर्मूला है, सूटेबल for catchments, suitable for catchments in north and central India, ठीक है। this catchment, this formula is suitable in catchments in north and central
इंडिया, मतलब ये फॉर्मूला है, ये कहाँ पे वैलिड है आपका? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। सेकंड आता है आपका, सेकंड इज सर सीडी के इसमें डिकेंस डिकेंस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज राइव्स फॉर्मूला, राइव्स फॉर्मूला सेम फॉर्म है यार हर एक फॉर्मूले की। राइव्स फॉर्मूला क्या है आपका? QP इज इक्वल टू CR इंटू A रेज टू पावर 2/3, ठीक है। उसमें 3/4 था, इसमें 2/3 आ गया, ठीक है। और इसमें CR, इसमें क्या आ गया आपका? QP आ गया, पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, A आ गया एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, और CR उसमें CD था, इसमें CR आ गया, CR आ गया आपका राइव्स कांस्टेंट, राइव्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी करती है, 6 और 11 के बीच में। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 6 to 11। और इसका ध्यान रखना, राइज अब ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया में वैलिड होगा। इट इज वैलिड फॉर suitable for it is suitable for catchments in southern India, South India, Southern India, except Tamil Nadu, except Tamil ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। ये आ गया डिकेंस फॉर्मूला, ये आ गया राइज फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्म सेम है क्वेश्चन दोनों की फॉर्म क्या है बेसिकली? Q इज इक्वल टू C A रेज टू पावर N, ठीक है। यही फॉर्म है दोनों की, सिर्फ N की वैल्यू चेंज होती है, एक में 3/4 है, एक में 2/3 है, एक में 3/4 है, एक में 2/3 है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इस पेपर में आ जाए तो 2/3 किस में है, 3/4 किस में है। तो सिंपल सा इसका एक फंडा है याद रखने का। 3 + 4 कितना हो गया? 3 + 4 कितना हो गया? 7। 3 + 4 हो गया 7। तो हाँ, डिकेंस के अल्फाबेट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जहाँ 3/4 है वहां पे डिकेंस यूज करोगे, ठीक है। और 2 + 3 कितना हो गया? 2 + 3 हो गया 5, और राइट के काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जहाँ पे 5 है वहां पे आप राइट यूज करोगे, ठीक है। तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या मजाक है, 2 + 3 5, लेकिन जब पेपर में बैठो क्वेश्चन करने तो बहुत कंफ्यूजन होती है, ये बात याद रखना। नहीं याद रहता कहाँ 3/4 लगाना है, कहाँ 2/3 लगाना है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है याद रखने की, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइज फॉर्मूला। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला आता है, C इज इंग्लिश फॉर्मूला, IN इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या कहता है बेसिकली? योर पीक डिस्चार्ज QP इज इक्वल टू 124A अपॉन A प्लस अपॉन 10.4 अपॉन A प्लस 10.4, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली, इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेटली, इसको शॉर्ट में हम ले लेते हैं 120, इसको हम शॉर्ट में लेते हैं 123, क्या होगा इसको 123
123 स्क्वायर रूट ए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, 123 स्क्वायर रूट ए, 123 स्क्वायर रूट ए, जहाँ पे क्यूपी के आगे आपका पीक डिस्चार्ज, क्यूपी इज योर पीक डिस्चार्ज, इसके यूनिट्स आगे, इसके यूनिट्स आगे आपके मीटर क्यूब के यूनिट्स आगे मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, और जो एरिया है ए, इसके यूनिट्स हैं आपके, इसके यूनिट्स हैं आपके किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, इसके यूनिट्स हैं आपके, एरिया के यूनिट्स हैं, एरिया एज इन एक मिनट, एरिया के यूनिट है आपके किलोमीटर स्क्वायर, इट इज किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आ गया आपका इंग्लिश फॉर्मूला, पहला आ गया रैशनल मेथड, सेकंड आया आपका एम्पिरिकल मेथड, जिसमें हमने तीन फॉर्मूले देखे आपके, राइस डिकेंस फॉर्मूला, राइस फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला, और थर्ड आता है हमारा बाय यूजिंग हाइड्रोग्राफ्स। ठीक है, यूजिंग सर ये शिफ्ट टेबल कहाँ होता है? हाइड्रोग्राफ्स। क्या सर ये शिफ्ट टेबल कहाँ होता है? हेलो, सर ये शिफ्ट टेबल कहाँ होता है? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। सुइटेबिलिटी ये पूछ कहीं रहे भी सर। यूज करो यार, सुटेबल कहीं भी यूज करो यार, जहाँ पे लिखवाई है वहीं पे आपने, जहाँ पे कहीं स्पेसिफिक है वहाँ पे लिखवा दिए, जहाँ पे कुछ नहीं है दैट मींस इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ठीक है, यूजिंग रैशनल मेथड, सॉरी यूजिंग योर हाइड्रोग्राफ्स। ठीक है, थर्ड इज यूजिंग, यार एक मिनट यार, मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, next method is by using hydrographs, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ्स में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोग्राफ्स, ये मेथड कहाँ यूज करोगे आप? ठीक है, दिस मेथड इज suitable for catchments, of size, suitable for catchments of size less than 5,000 kilometer square, 5,000 kilometer
स्क्वायर, ठीक है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया यूजिंग हाइड्रोग्राफ। फोर्थ इज बाय प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है, बाय probability method प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या, प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या, ठीक है, इसमें भी आपकी दो कैटेगरीज है, एक है आपकी, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है, एक आती है आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड और दूसरा आता है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। फर्स्ट इज या पेन ने ना आज ये क्लास होने नहीं देगी, मुझे लग रहा है। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, and second is theoretical प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। एक आ गया स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड और एक आ गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में करते क्या है बेसिकली, अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी में करते क्या, आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ सेट ऑफ केसेस होते हैं, उसमें से आपने किसी एक पर्टिकुलर केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि ये वाला इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी में हम करते क्या, जैसे कार्ड्स वाला आ गया, डाइस वाला आ गया, कि एक डाइस फेंका तो बताओ उसमें से हमारी 6 वाली है, वो 6 आने का या 2 आने का, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली करते क्या, कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट होने की हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो मेथड है हमारा, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या बेसिकली, जो हमारा सैंपल साइज है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, वो सैंपल साइज, जो सैंपल डेटा है हमारे पास बहुत ज्यादा है, और उसमें से हमने क्या निकालनी है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब सैंपल साइज इज वेरी लार्ज, और उसमें से हमने कोई एक इवेंट होने की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दैट इज योर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है, अब हमारे पास सैंपल साइज कम है, समझ रहे हो, सैंपल साइज इज लेस, और हमने उस सैंपल साइज के बाहर की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो बेसिकली हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक्सट्रापोलेशन। हमें क्या यूज करनी पड़ती है, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन समझते हैं सारे, व्हाट इज इंटरपोलेशन, ये चीजें पढ़ी है आपने, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, सर इंटरपोलेशन समझ इंजीनियरिंग में तो गया। यूज की हो। इंटरपोलेशन हाँ पढ़ी है सर हमने। हाँ, देखो, हाँ, इंटरपोलेशन होगी यार, आपको कोई दो इवेंट दिए हैं, उसके बीच में से आपने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैल्यू निकालनी है आपने, दैट इज योर इंटरपोलेशन। लेकिन एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, जब आपको गिवन सेट के आउटसाइड वैल्यू निकालनी हो, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। हाँ, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड है, इसमें हम एक्सट्रापोलेशन यूज करते हैं, एक्स्ट्रा we use extrapolation
extrapolations because sample size is small, ठीक है, सैंपल साइज इज स्मॉल, ठीक है, और हमें उसके बाहर की वैल्यू निकालनी है। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता है, आवर सैंपल साइज इज लार्ज, और हमें उस सैंपल साइज से हमें क्या पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल सर आपने ये क्या लिखा है, एक्सट्रापोलेशन because sample size is small, statistical probability method, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में होता क्या है बेसिकली, अब ये हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकाल किस करें, पहली बात तो ये यार, तब से हम बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, थ्रेड प्रोबेबिलिटी मेथड, हम प्रोबेबिलिटी हम निकाल किसकी रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि लेट सपोज कोई आपका एक फ्लड पीक डिस्चार्ज का आपको एक फ्लड आया, लेट सपोज कोई जिसका डिस्चार्ज था 100 मीटर क्यूब पर सेकंड या फिर 150 मीटर क्यूब पर सेकंड, उस फ्लड की फिर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उसका रिटर्न पीरियड कितना है। रिटर्न पीरियड मतलब लेट सपोज कोई आपका फ्लड है बहुत, मतलब लेट सपोज आपको एक फ्लड है जिसका जो आपका जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी है लेट सपोज उसकी 50%, 60%, 70%, किसकी, उसकी नेक्स्ट 100 इयर्स में या नेक्स्ट 50 इयर्स में उसकी फिर से फ्लड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम बोलते हैं बेसिकली रिटर्न पीरियड, मतलब उसका नेक्स्ट इवेंट, ये इवेंट अगली बार कब होगा, ठीक है ना। कोई भी आपका इवेंट मतलब बात कर रहे हैं इस केस में हम पीक डिस्चार्ज की, तो इवेंट बोल रहा हूं तो दैट मींस पीक डिस्चार्ज, ठीक है। इवेंट होने की नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट उसका टाइम क्या है, हम अब बस बेसिकली हमने वही निकालना है, हमने क्या करना है, लेट्स सपोज वही निकालना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास किसी एरिया में हमारे पास जो आपके पीक डिस्चार्जेस है दैट इज बेसिकली एक आ गया 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मैं आपको ना समझा देता हूँ, ये लिखने वाला काम अभी नहीं हो रहा, ठीक है, आप जस्ट समझ लो है क्या, ये लिखने वाला काम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करते क्या, हम क्या करते हैं, लेट सपोज आपके पास किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आपके पीक डिस्चार्ज हैं, जो आपके अलग अलग डिस्चार्ज हैं, किसी भी आपके एक लेट सपोज एक रिवर की बात करें, उसमें जो आपके अलग अलग डिस्चार्जेस हैं, तो लेट सपोज आपके पास वो आपको एक है लेट सपोज 150, एक है 120, एक है 100, एक है 170, एक है 200, ठीक है ना। मतलब ये अलग अलग पीक डिस्चार्ज, ये अलग अलग डिस्चार्ज एक रिवर में लेट सपोज यहाँ पे आपकी ये अलग अलग डिस्चार्ज आते हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है लेट सपोज ये जो 150 मीटर क्यूब पर सेकंड वाला जो डिस्चार्ज है ये नेक्स्ट टाइम कब आएगा, या इसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जितने भी आपके डिस्चार्ज हैं इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर सेकंड उससे कम, फिर उससे कम लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो टोटल डिस्चार्ज, जो हमारे पास टोटल सैंपल साइज है, लेट सपोज इट इज ऑफ 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज का हमारे पास क्या है, सैंपल साइज डेटा है, ठीक है। और हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबको हमने एक एक रैंक दे दिया, रैंक मतलब ऑर्डर दे दी, नंबर दे दिया आपका, जो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, हमने क्या किया, इनको एक एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो लेट सपोज जैसे हमारे पास एक है 150 मीटर क्यूब, एक है 120, एक है 200, एक है 170, एक है आपका 120, एक है 120 मीटर क्यूब पर सेकंड। हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको हमने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला आ गया आपका, फर्स्ट इज
200, second is 170, third is 150, fourth is 120, और फिफ्थ को 110 ले लो, ठीक है। फिफ्थ इज 110, 110। तो हमारे पास टोटल सैंपल साइज है, n इज इक्वल टू, इसको हम n लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, और जो ये रैंक है इनको हम डिनोट करेंगे m से, ठीक है ना। तो किसी भी आपके इवेंट की, जैसे 200 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, 170 आ गया, इसका हमने क्या निकाला, रिटर्न पीरियड। इसको हम डिनोट करेंगे t से, t इज द रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो t कैलकुलेट मतलब रिटर्न पीरियड निकालने के लिए अब अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। रिटर्न पीरियड, ठीक है। अब रिटर्न पीरियड निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने इवेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उनको क्या दे दिया हमने, एक एक क्या दे दिया, रैंक दे दिया एज पर देयर वैल्यूज, ठीक है। अब जो रिटर्न पीरियड है, रिटर्न पीरियड निकालने के लिए मतलब अलग अलग फॉर्मूले। पहला आ गया, फर्स्ट इज कैलिफोर्निया फॉर्मूला, CAL, कैलिफोर्निया फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या बोलता है, रिटर्न पीरियड ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू n बाय रिटर्न पीरियड ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू n बाय m, मतलब n आ गया हमारा, व्हाट इज n, n इज टोटल सैंपल साइज, क्या आ गया 5, n इज 5, m इज द रैंक। अब जिसके लिए निकाल रहे हो, लेट सपोज मैं 170 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए निकाल रहा हूं, मेरे को इस इवेंट का रिटर्न पीरियड निकालना है। तो इसका रैंक क्या है, 2, इसका रैंक क्या है 2, तो इसका रिटर्न पीरियड आ जाएगा 2, 5/2 मतलब 2.5 इयर्स, ठीक है। क्लियर है, इसका रिटर्न पीरियड है 2.5 साल, मतलब ये नेक्स्ट 2.5 इयर्स में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आगे कैलिफोर्निया फॉर्मूला। सेकंड इज वीबुल्स फॉर्मूला, वीबुल्स फॉर्मूला। तो इसका मतलब, इसका रिटर्न पीरियड है दैट इज n प्लस 1 बाय m, इक्वल फॉर्मूला आ गया। रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय m। थर्ड इज यूएस कॉर्प्स फॉर्मूला, CORPS, यूएस कॉर्प्स, यूएस के आगे क्या लिखा है? ठीक है। यूएस यार कॉर्प्स CORPS, पढ़ा नहीं जा रहा, सुनाई तो दे रहा है ना यार, क्या करते हो, मुझे छोटी छोटी चीजें पूछते हो। कॉर्प्स फॉर्मूला, ठीक है। तो T इज इक्वल टू n अपॉन m प्लस 1, T इज इक्वल टू n प्लस m प्लस 1, m plus 1, and fourth is your Hazen's formula,
हेजन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेजन्स फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू n अपॉन m माइनस 0.5, ठीक है, T इज इक्वल टू n अपॉन m माइनस 0.5, राइट, क्लियर है। ये आगे अलग अलग फॉर्मूले आपके रिटर्न पीरियड निकालने के, जैसे यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज नोट करो, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ पीक डिस्चार्ज की, जहां पे आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, अगर मैं इसका रिटर्न पीरियड निकाल लूं तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिटर्न पीरियड कितना आएगा, अगर मैं ये 200 वाले की बात करूं, सर कैलिफोर्निया फार्मूला से इसका आएगा सर, इसका आएगा 5 आएगा सर, 5 इयर्स, 5 इयर्स, राइट, देखो इसका कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2.5 इयर्स, राइट, इसका कितना आ जाएगा 150 का, T इज इक्वल टू 5/3, T इज इक्वल टू 5/3, राइट, वो कितना हो जाएगा 1.67 इयर्स, राइट। इसका मतलब एक चीज नोट करो, जैसे जैसे हमारा पीक डिस्चार्ज कम हो रहा है, या फिर जैसे जैसे पीक डिस्चार्ज हमारा ज्यादा है, आपका रिटर्न पीरियड, मतलब जितना ज्यादा डिस्चार्ज उतना ही उसका रिटर्न पीरियड ज्यादा, राइट। जैसे आपका ये 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका रिटर्न पीरियड कितना है 5 साल, ये 170, इसका रिटर्न पीरियड कितना 2.5 साल, मतलब जितना ज्यादा डिस्चार्ज उतना ज्यादा क्या आ गया उसका रिटर्न पीरियड, राइट। राइट, नेक्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थर्ड इज योर प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय इट्स टाइम पीरियड, 1 by time period, P is equal to 1 by T, probability is equal to 1 by T, so that means अब 200 मीटर क्यूब पर सेकंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P is equal to 1/5, मतलब कितनी 20%, राइट, 20%, राइट। इसकी कितनी हो जाएगी 170 की, P is equal to 1 upon 2.5, कितनी हो जाएगी 40%, 1 divided by 2.5, ये कितनी हो गई 40%, राइट, क्लियर है ये चीज क्लियर है। और इसकी कितनी होगी 150 की, 150 वाले की 1 by 1.6, ये कितना हो गया 1 divided by 1.6, 62.5%, 62.5%। तो इसका मतलब अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, इसका प्रोबेबिलिटी पीक डिस्चार्ज और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, जिसपे y एक्सिस पे रखा मैंने, y एक्सिस पे रखा हमने पीक डिस्चार्ज और x एक्सिस पे रखे हमने प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से मुझे नोट करके आप मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसका। देखो जितना ज्यादा डिस्चार्ज, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी उतनी क्या है, डिस्चार्ज ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम है, राइट, मतलब हाँ, जैसे 200 की 20%, 170 की 40%, तो दैट मीन्स इसका क्या इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसका जो डिस्चार्ज बनता है इस तरीके से बनता है इसका कर्व, ठीक है। जैसे जैसे जितना डिस्चार्ज ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतनी कम, ठीक है। और
डिस्चार्ज जितना कम प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ये हो गया आपका किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन योर पीक डिस्चार्ज एंड प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अगर मैंने पीक डिस्चार्ज और रिटर्न पीरियड के लिए निकालना हो, वो कैसा बनेगा? इनवर्स हो जाएगा सर। ध्यान से देखो एक बार, फिर से चेक करो एक बार। पीक डिस्चार्ज, ये आ गया पीक डिस्चार्ज और रिटर्न पीरियड इसको हम लॉग में लेते हैं, इसकी लॉग में वैल्यू लेते हैं, लॉग टी। इनवर्स लॉग टी इनवर्स होगा। ध्यान से देखो, डिस्चार्ज ज्यादा, रेट ऑफ टाइम पीरियड, ये आपका रिटर्न पीरियड ज्यादा। जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज बढ़ रहा है, आपका रिटर्न पीरियड भी बढ़ रहा है। डिस्चार्ज 150 था, रिटर्न पीरियड 1.6 था। डिस्चार्ज 170 हुआ, रिटर्न पीरियड 2.5 हो गया। 200 था, 5 ईयर हो गया। मतलब ये क्या डायरेक्शन हो गया ना, इसका क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो दैट मींस आपका पीक डिस्चार्ज और रिटर्न पीरियड के बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जितना बड़ा डिस्चार्ज होगा, ध्यान रखना, मतलब जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, आपके मतलब बहुत बड़ा फ्लड आने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब यहाँ रिटर्न पीरियड उसका बड़ा ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, उसका जो पीक, उसका जो रिटर्न पीरियड है वो भी बढ़ रहा है, रिटर्न पीरियड भी बढ़ रहा है, और प्रोबेबिलिटी उतनी कम होते जा रही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है आपका प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड में। ठीक है ना, तो डिस्चार्ज ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी कम तो रिटर्न पीरियड ज्यादा। ठीक है, तो याद रखना, ये आपके दो कर्व बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आ गया रिटर्न पीरियड, डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज वर्सेस प्रोबेबिलिटी, और दूसरा आ गया पीक डिस्चार्ज वर्सेस रिटर्न पीरियड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो रिटर्न पीरियड का मतलब समझो। रिटर्न पीरियड है क्या? लेट सपोज मेरा एक कोई डिस्चार्ज है, एक कोई आपका पीक डिस्चार्ज है जिसका रिटर्न पीरियड है लेट सपोज 50 इयर्स रिटर्न पीरियड है, जिसका रिटर्न पीरियड है 50 इयर्स। ठीक है, चलो ठीक है, लेट सपोज मेरे कोई एक पीक डिस्चार्ज का रिटर्न पीरियड है 50 इयर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका कि रिटर्न पीरियड 50 इयर्स है? इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? 50 साल के बाद कभी भी आ सकता है बेटा। 50 साल के बाद कभी भी नहीं, मतलब 50 साल के अंदर कभी भी आ सकता है। समझ, इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझना। इसका मतलब 50 साल में विद इन नेक्स्ट 50 इयर्स आपका ये पीक डिस्चार्ज कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझो, इस चीज का मतलब समझो रिटर्न पीरियड का। ठीक है, रिटर्न पीरियड का मतलब है कि दैट पीक डिस्चार्ज इज लाइकली टू हैपन within next 50 years, any time within next 50 years। समझ रहे? इस चीज को ध्यान से समझना। पीक डिस्चार्ज रिटर्न पीरियड का मतलब है कि अगले 50 साल में। सर ये क्या लिखा है, लॉग टी? बोलो सर ये क्या लिखा है, लॉग टी? हाँ, लॉग टी लिखा है। ओके, इसकी वैल्यू लॉग में लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझना पीक रिटर्न पीरियड का मतलब है कि अगले 50 साल में, लेट सपोज किसी भी एक पीक डिस्चार्ज है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसका रिटर्न पीरियड है 50 इयर्स। तो इसका मतलब है कि अगले 50 साल में कभी भी 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड कभी भी अगले 50 साल में आ सकता है। 50 साल के बाद, इसका मतलब ये नहीं होता 50 साल के बाद। अगर 50 साल के बाद है तो रिटर्न पीरियड बढ़ गया, उसका 51 52 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, अगर 50 इयर्स इट्स अ रिटर्न पीरियड, तो इसका मतलब है कि विद इन नेक्स्ट 50 इयर्स वो पीक डिस्चार्ज की वैल्यू कभी भी उसके बराबर हो सकती है, उसको एक्सीड कर सकती है। ठीक है, समझे ये चीज? ठीक है ना,
तो 50 इयर्स रिटर्न पीरियड का मतलब है अगले 50 साल में कम से कम, अगले 50 साल में कम से कम एक बार तो ये फ्लड की वैल्यू एक्सीड या इसके बराबर होगी, इसके बराबर का फ्लड या इससे ज्यादा का फ्लड आएगा ही आएगा। समझ गए ये चीज? समझे रिटर्न पीरियड? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 50 साल के बाद आएगा, इसका मतलब ये है कि अगले 50 साल में कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगले 50 साल में कभी भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक हमारा आता है, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, दैट इज बाइनोमियल इवेंट, दैट इज बाइनोमियल इवेंट या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा याद होगा तो उसी से हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल इवेंट, बाइनोमियल इवेंट क्या होता है? बाइनोमियल इवेंट क्या होता है कि अगर हम कुछ, लेट्स सपोज जैसे हम डाइस की बात करते हैं, जो लूडो खेलते हैं डाइस की बात करते हैं, मतलब कितनी बारी फेंकने में कम से कम एक या दो बारी हमारा 2 की वैल्यू आ रही है, मतलब जो 2 नंबर होता है ना उसमें डाइस के ऊपर, ठीक है ना, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 3 बारी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 बारी आपने डाइस फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ कि उसमें से आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल इवेंट, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल इवेंट। बाइनोमियल इवेंट का मतलब है द प्रोबेबिलिटी, the probability that a particular discharge happens exactly r times in next n trials या in next n years। अगले 10 साल में बताओ कि ये वाला फ्लड 2 बारी या 3 बारी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू p इज इक्वल टू n सर पेन की पी को हल्का सा मॉइस्चराइज करके देखो। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर जो पीक है ना इसकी पेन की, उसको हल्का सा मॉइस्चराइज करके देखो, मैं भी चलेगा। एक मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तब से मैंने थोड़ा चल रहा है ये, वैसे ही करके चल रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, ये देखो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल इवेंट क्या बोलता है कि अगले 10 साल में, लेट्स सपोज अगले 10 साल में, बाइनोमियल इवेंट का मतलब क्या है कि अगले 10 साल में, मतलब नेक्स्ट n ईयर्स में आपका कोई भी पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड का डिस्चार्ज आने की, क्या 2 बारी आने की या 3 बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, वेयर n इज, ठीक है, वेयर n is number of years, where n is number of years। एक मिनट यार,
यार आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये थोड़ा मुझे पेन ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको चेक सर। करवाता हूँ, ठीक है। इसके आगे कल ही कंटिन्यू करते हैं ऐसे सर। हो नहीं पाएगा। हाँ बोलो सर ब्रेक के बाद जहाँ से आपने क्लास स्टार्ट की थी वहाँ का फर्स्ट पॉइंट मेरा रह गया है, वो जरा देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका, मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन में। कौन ऊपर सर फर्स्ट है, ब्रेक के बाद से रजिस्टर किया था, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। ठीक है एक सेकंड, यस सर, थोड़ा ऊपर से। ठीक है सर, थैंक यू सर। थोड़ा नीचे और करो सर, एक बार ग्राफ के पहले दिखा देना एक बार।